हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी एग्ज़ाम में 100% पूछेगा और बहुत सारे एग्ज़ामों में ये सब प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। और इतिहासकारों ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया है। और उस इतिहासकार का क्या नाम है? तो मैक्स मुलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग पूजा करते थे इस पशुपति की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। चलिए अगला प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल और दाल। क्या हो जाएगा? चावल और दाल हो जाएगा। वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था चावल और दाल था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने किया था। तो भारत में जैन धर्म के स्थापना महावीर किए थे। ये इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो महावीर थे क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त, अशोक, गौतम, महावीर। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से चिकित्सा के क्षेत्र में किसने काम किया था या काम किया है। तो ऑप्शन है सौमिल्य, शूद्रक, कालिदास और सुश्रुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य कौन सी व्यवसाय करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे कौन से व्यवसाय करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वेद कितने हैं। तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद के वेद को अथर्ववेद कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्म कांडों पर कौन सा वेद आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्म कांडों पर कौन सा वेद जो है आधारित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। कौन वेद हो जाएगा? यजुर्वेद। कर्म कांडों पर यजुर्वेद आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंदुसार के मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में किसने सहायता किया था। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में सहायता किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा गुप्ता। किसने? राधा गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वैदिक युग में संस्कृति के बारे में सूचना किस वेद में दी गई है। तो प्राचीन वैदिक युग में संस्कृति के बारे में सूचना आपको ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस धर्म में आचारांग सूत्र संबंधित है। किस धर्म से आचारांग सूत्र जो है समर्पित है। तो ये जैन धर्म से समर्पित है। किस धर्म से? जैन धर्म से। आचारांग सूत्र जो है वो जैन धर्म से समर्पित है। चलिए या संबंधित है, चाहे उससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ कहा था। B.A. स्मिथ कहा था। किसने कहा था? B.A. स्मिथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चेर वंश की राजधानी किस स्थान पर थी। तो चेर वंश की जो राजधानी थी ये वंजी में थी। और चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष और बाण था। क्या था? धनुष और बाण था। और ये दक्षिण भारत में प्रचलित वंश था, दक्षिण भारत से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था। किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
रुद्रदामन प्रथम। किसने जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण कराया था? तो ये रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक जो राजा थे किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक जो राजा थे, राजा अशोक ये मौर्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से? मौर्य वंश से। और मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के ये पुत्र थे। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी। और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के समय में लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ललितगिरी जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है वह किस राज्य में है? ललितगिरी जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थान है वह किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस नदी को वैदिक काल में धृषदत्ती के नाम से जाना जाता था? किस नदी को वैदिक काल में धृषदत्ती के नाम से जाना जाता था? तो ये घग्गर नदी को, घग्गर नदी को पहले धृषदत्ती के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिपिटक ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य काल में कौन राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी होता था? मौर्य काल में राजस्व वसूली का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको संहर्ता कहा जाता था। संहर्ता कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि धर्म महामत के बारे में अशोक का कौन सा शिलालेख संबंधित है? तो धर्म महामत के बारे में अशोक का 7वां जो शिलालेख है ये धर्म महामत के बारे में बताता है या उसमें बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस अभिलेख में कालिदास का नाम है? किस अभिलेख में कालिदास का नाम आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयहोल अभिलेख। आयहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके नेतृत्व में श्वेतांबर विकसित हुआ था? तो ये श्वेतांबर जो थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में विकसित हुआ था और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पाली ग्रंथों में किसे निठंगना निपुत कहा गया है? तो ये निगंठना पाली ग्रंथों में किसे निगंठना निपुत कहा गया है? तो ये महावीर स्वामी को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से गोत्र की स्थापना किस काल में हुई थी? तो ये जो गोत्र की स्थापना हुई थी ऋग्वैदिक काल में, गोत्र की स्थापना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोत्र नामक संस्था की जो थी इसका स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार ए कल्कि को माना गया है। कल्कि को गौतम बुद्ध का अवतार माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन रथकार थे? रथकार कौन थे? तो जो रथ निर्माता थे वही रथकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की तो ये चामुंड राय ने करवाया था। किसने? चामुंड राय ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गौतम बुद्ध के निर्माण ज्ञान का जो प्रतिनिधित्व कौन प्रतीक करता है? तो इनको निर्माण का जो प्राप्ति हुआ था ये ज्ञान बोधि वृक्ष करता है। इसमें निर्माण नहीं होगा, ज्ञान होगा तो बोधि वृक्ष, और निर्माण का पद चिन्ह होता है। क्या होता है? पद चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा रामायण एवं महाभारत की रचना किस अवधि में हुई थी? रामायण एवं महाभारत की जो रचना हुई थी किस अवधि में हुई थी? तो ये आर्य अवधि में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला है कि मेगास्थनीज ने भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया है?
तो भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा और लोहा है। भारत में एक अच्छी तरह से स्थापित जाति व्यवस्था है और भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं और डायनोसिस ने भारत पर आक्रमण किया है। तो और सब सही है, लेकिन ये भारत में अक्सर अकाल पड़ते हैं, इन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है। चलिए अगला हो जाएगा कि आर्य भारत में आए थे, कहाँ से आए थे? तो एक मध्य एशिया से यानी केंद्रीय एशिया से आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल में जो है इसको कर मुक्त घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक ने किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि हर इंसान मेरा बच्चा है? तो उसको मेजर ऑफ एडिक्ट 5 कहा गया है, उसी में इन्होंने बोला है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ शिलालेख धम्म महामतों के बारे में बात करता है? निम्न में कौन सा स्तंभ शिलालेख धम्म महामतों के बारे में बात करता है? तो जो ये 7वां स्तंभ शिलालेख वही करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शासक एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पर? तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। चलिए अगला है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम, इसका राइट आंसर हरिसेन था। क्या था? हरिसेन। गुप्त काल के दौरान जिले में भूमि लेन देन का रिकॉर्ड कौन रखता था? तो ये उस्तापाल रखता था, उस्तापाल। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वाकाटकों की वत्स गुल्मा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वसेन। सर्वसेन वाटकों की वत्स गुल्मा शाखा के संस्थापक थे सर्वसेन। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस राजा को पराजित किया था? तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम को। राष्ट्रकूट के राजा थे ध्रुव, जो नागभट्ट प्रथम को पराजित किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से देवपाल के कौन सा शासन काल जुड़ा हुआ है? यानी देवपाल का शासन कब से कब तक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 810 से 850 ईस्वी में। चलिए अगला है कि गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गंग वंश की राजधानी जो थी वो कोलार थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि पल्लवों और चालुक्यों के बीच किस पल्लव शासक ने संघर्ष शुरू किया था? तो ये हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन किया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल किस स्थान को कहा जाता है? तो ये एहोल को कहा जाता है। किसको? एहोल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कैवल्य की अवधारणा का संबंध किस धर्म से है? तो कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान जिसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो ये इसको कोणार्क के सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। चलिए अगला है कि किस राजवंश ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया था? तो ये गुप्त वंश। किसने? गुप्त वंशों ने। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सामग्री का उपयोग सारनाथ स्तंभों के शीर्ष पर रखे सिंहों को तराशने के लिए किया गया है? तो ये है पत्थर। किसका? पत्थर का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सभ्यता से देवी माँ की पूजा का संबंध मिलता है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माँ का पूजा करते थे, देवी माँ का पूजा करते थे। अगला है कि गड्ढे होने के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में मिलता है? तो ये बुर्ज होम से मिलता है। जो मालूम चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी गड्ढा होता था, तो ये गड्ढा होने का जो प्रमाण मिला है बुर्ज होम, गर्तावास, गड्ढा, ये सब बुर्ज होम से मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। श्रेष्ठ या कुलीन इसका अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो एक उत्तम व्यक्ति है। क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस वेद में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ये आपको अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण का संबंध उससे है। चलिए अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं ये 1028 है। कितने हैं? 1028, जिसको सूक्त बोलते हैं 1028। सूक्त 1028 है और ऋचाएं 10,462 है। सॉरी, इसका ये ऋचाएं नहीं होगा, सूक्त होगा 1028, जिसमें से 17, जिसमें से वाल्मीकि के लिए भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण का जो संबंध है ये अथर्ववेद से है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो ये 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है, यानी सोम जो वनस्पति के देवता थे। अगला है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और इस पेय पर नमकृत देवता को है, वनस्पति के देवता को। चलिए अगला है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता निम्नलिखित में से किस वेद से चलता है? तो यज्ञ का पता यजुर्वेद से चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन का ये आदमगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? आदमगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको महदहा से मिला है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये जौ था। कौन था? जौ, जिसको पहले यौ के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि उस स्थल का क्या नाम था जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। और घाटी में पूछेगा तो नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी घाटी से जीवन के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुफाओं के शैल चित्र से, जो कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति पर। मानव समाज है विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः यह आश्रित होता है संस्कृति पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो जो हड़प्पा है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मुहर पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ पर, सारनाथ में दिए थे, और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, और पहला सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के समय घर किसके बनाए जाते थे? तो ये ईंट के बनाए जाते थे। ईंट, पक्की हुई मिट्टी को उस समय टेराकोटा कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो ये शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता जो था ये शहरी सभ्यता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय उसका था व्यापार था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की युग कैसी थी? तो ये कांस्य युग से संबंधित है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंधु घाटी कालीबंगन जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के जो हड्डी के अवशेष जो मिले हैं, अस्थिपंजर, सूतकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सूतकोटदा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता के से था, मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता से था, चीन की सभ्यता से था, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से ये संबंधित नहीं था या समकालीन नहीं था, यानी उस समय ये घटित नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को बीदथ कहा जाता था, बीदथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उक्त यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई गई है? तो घरों के जो आकार हैं वो ग्रिड पद्धति से तो अपनाया गया था, इसी के में क्या है? विभिन्नता पाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरा नदी से प्राप्त हुआ है। ऋग्वैदिक काल में निष्क निम्नलिखित में से किस अंग का आभूषण था? तो जो निष्क था ये गला का आभूषण था, निष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुमेरिया के सुसा नगर से प्राय 30 मोहरों को जिस सिंधु नगर से संबंध है वह निम्न में कहाँ स्थित है? तो ये लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक के किस अभिलेख से यह उल्लेख है
कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया, तो ये हो जाएगा रूमीदेय अभिलेख में, रूमीदेय अभिलेख में, जो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रूमीदेय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोग को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिजाब यानी केश रंग रोगन। चलिए अगला प्रश्न है कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, यह विचारधारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया था, तो ये ब्रह्मसूत्र में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है, तो पहला है कि ब्राह्मणों पर कर का भार था, वैश्यों पर कर का भार था, क्षत्रियों पर कर का भार था और मान शूद्रों पर कर का भार था, तो सत्य है, तो ये वैश्य पर यानी बनिया वर्ग पर जो था कराधान मतलब कर का भार था। चलिए अगला है कि पूर्व वैदिक काल में किसका नियंत्रण राजा पर रहता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा और समिति पर राजा का नियंत्रण रहता था। चलिए अगला है कि हड़प्पाकालीन लोग निम्न में से किसके साथ व्यापार करते थे, तो अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, बहरीन उपयुक्त में से सभी के साथ व्यापार करते थे। चलिए अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष निम्न में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु का नाम क्या था, तो ये कांस्य का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है कि विभिन्न हड़प्पाकालीन स्रोत से बिखरे हुए अस्थि अवशेषों या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो ये निकाला जा सकता है कि किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में इनमें से कहाँ राजतंत्र था, तो कौशाम्बी, मगध, कौशल और उपयुक्त में से सभी, तो सभी में राजतंत्र था। अगला प्रश्न। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही आप लोगों को 100 प्रश्नों का संग्रह कराया जाएगा और साथ में जो 27,000 प्रश्नों का रुक्मिणी का सार संग्रह है उसको एग्जाम से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।